morning everyone, welcome to News Morning. नाज़रीन, आज सुबह की आगाज़ हम करेंगे रावलपिंडी में जो बारिशें हो रही हैं। मॉनसून के दूसरे स्पेल का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर बारिश ने इस वक्त दूसरे स्पेल के बारिश ने रावलपिंडी में तबाही मचाई है। नाला लई जो है मुकम्मल बिफर चुका है नाला लई, और उसके बाद हमने ये देखा कि जो मैन होल्स हैं वो मुकम्मल बंद है। नाकिस इंतजामात हमें देखने में आ रहे हैं निकासी है आपके, और उसके बाद रावलपिंडी के शहरियों के लिए जो जीना है इस वक्त अजियत हो चुका है। बाहर नहीं निकल सकते हैं, नाला लई बिफर चुका है, उसके बाद पानी घरों में दाखिल हो चुका है। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। हर साल यही तबाही होती है, यही रोना होता है, यही बारिशें होती हैं, यही सैलाब होता है, लेकिन सिवाय रोने धोने के कुछ भी अमली तौर पर नहीं किया जाता है। अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे, आप अपना ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा करें, निकासी आपके जरा निज़ाम को थोड़ा सा नाले अगर ऑलरेडी पहले से साफ कर लिए जाते तो फिर ये मसला ऑब्वियसली ना होता। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि तमाम तर तवज्जो उनकी लाहौर में है या जंग में है। जो केयर टेकर सेटअप है और जो सीएम पंजाब हैं या इदारे हैं, वो लाहौर के अंदर इतने अलर्ट हैं कि वो फौरी तौर पर उनका होता है कि पानी को जो है वो ड्रेन कर दिया जाए, और बड़ा काम जो है ना बड़ा वहाँ पर संजीदगी से किया जा रहा है। तो पंजाब के बाकी शहर भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट है। अभी लाहौर पे तवज्जो है, लाहौर पे तवज्जो है, लेकिन उसके बावजूद बारिशें होती हैं तो लाहौर का भी हाल देखने वाला होता है। अब जाहिर है एकदम से पानी निकल नहीं सकता, पंजाब सिर्फ लाहौर का नाम तो नहीं है जी। तो आप ज़िले इंतज़ामिया, चाहे ये निगरान हुकूमत है या जो भी महकमे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। हर साल इस अजियत से लोग गुजरते हैं। रावलपिंडी वालों की तो शायद किस्मत में यही लिखा है कि जब भी बारिशें होती हैं, हम पिछले 5-6 साल से जब से हम न्यूज़ कर रहे हैं, एक ही खबर पढ़ते हैं जी, नाला लई बिफर चुका है, पानी घरों में दाखिल हो चुका है, सड़कें नदी नालों तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तो फिर इंतज़ामिया कहाँ पर मौजूद है? एनडीएम में पीडीएम में अलर्ट तो होते हैं, लेकिन उससे पहले जो पेशगी इंतजामात करने की जरूरत होती है, जो उससे पहले आपको इकदामात करने की जरूरत होती है, तो फिर वहां पर कहां पे अच्छा, आप ये देखिए कि हमारे जो एक्स वजीर दाखिला थे वो भी तो पिंडी से ही थे ना, और शेख रशीद साहब बड़ा वो कहते थे कि मैंने रावलपिंडी की किस्मत संवार दी है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, मैं अपने हलके में बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन रावलपिंडी के अंदर मिनिस्टर्स, इतने तगड़े मिनिस्टर्स होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों की सूरत हाल ये है कि सीवरेज मिला पानी उन्हें दस्तयाब है इस वक्त, और सड़कें जो हैं वो पूरी डूबी हुई हैं। पानी घरों में, कारोबारी मराकज़ में दाखिल हो रहा है। अगर आपने बाहर निकलना है तो लॉन्ग शूज़, लॉन्ग बूट्स पहनकर आप ऐसे निकल सकते हैं, अदरवाइज़ तो पानी की ये सूरत हाल है कि वो घरों तक आपको वेलकम करने के लिए आ रहा है। तो लॉन्ग शूज या लॉन्ग बूट नहीं पहनते, लेकिन जो हमारे सियासतदान फोटो सेशंस के लिए निकल पड़ते हैं, जब पानी घरों में दाखिल हो चुका होता है और इतना ज़्यादा पानी जो है घरों के अंदर दाखिल हो चुका होता है, फिर अपने फोटो सेशन के लिए तो निकलते हैं। यही अगर आप पहले निकलें तो लोगों को इस अजियत का सामना एब्सोल्युटली। अब बात करते हैं जी कुछ खेल अच्छी खबर भी दे देते हैं जी। क्या बात है, साउथ शकील ने कल क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है। मैं कहती हूँ कि वो जैसे कहते हैं ना, राहुल द्रविड़ के बारे में था कि वॉल ऑफ इंडिया है कि उसको गिरती दीवार को संभाला देने वाले ना वो हमारे साउथ शकील थे। और पता है इतने टाइम से इन्हें मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन वो इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। आप ये देखिए कि श्रीलंका के अंदर कोई पहले पाकिस्तानी है ये जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की है, और उसके बाद उन्होंने प्रूव किया है कि उनकी कौमी टीम के अंदर जगह बिल्कुल बनती है। जब पूरी टीम लड़खड़ा गई थी, अगर वो इस तरह से इनिंग्स, इतना खूबसूरत स्पेल ना खेलते तो हम आई एम श्योर मैच की नैया पार हो चुकी थी, हार चुके थे। लेकिन साउथ शकील ने ये साबित किया है कि अगर उनको मजीद मौका दिया गया तो वो कॉम्पिटेंट हैं और वो टीम के लिए बेहतर खेल सकते हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, उनको मौका दिया और उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और जिस तरीके से लड़खड़ाता मैच था और बिल्कुल हम शिकस्त के दहाने पर खड़े थे, हाँ। साउथ शकील की इस कारकर्दगी ने जो है ना उनकी सलाहियतों का लोहा मनवा दिया है कि वो देखिए बाद में पूरी टीम ने ना बड़े अच्छे से उनकी इस खुशी को सेलिब्रेट भी किया बनता भी था ना, एंजॉय भी किया है। और पता है कि शाहीनों की इज्जत भी ना वैसे साउथ शकील ने संभाली है, वरना उन्होंने कहा था ये वर्ल्ड कप की तैयारी है कि श्रीलंका से हार गए हैं। लेकिन साउथ शकील वेल डन, हम तो यही कहेंगे कि और ऐसा यंग टैलेंट तो बिल्कुल सामने आना चाहिए और मौका मिलना चाहिए। यस, लेकिन अभी जो हमारी मेन स्टोरी है हमने उसकी तरफ जाना है। और आपको पता है हर प्रोग्राम में हम विमेन राइट्स पर हमेशा बात भी करते हैं, और फिर उसके बाद खवातीन को जितने भी कभी घरेलू इश्यूज जो होते हैं उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से, उनकी जॉब सिक्योरिटीज के हवाले से हमेशा आवाज़ उठाते हैं। अभी जो डेटा मेरे सामने आया है दैट इज़ मच अलार्मिंग कि वो खवातीन जो कि आबादी का 52% है, यानी कि मर्दों से तादाद में ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर,
وہ خواتین جب میجورٹی میں ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ سلوک ایسا کیا جاتا ہے کہ انہیں وراثت میں حق نہیں دیا جاتا, اگر ان کو ایکول اپرچونٹیز نہیں دی جاتی, اگر آپ کے گھر جو لڑکے ہیں وہ اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو پھر لڑکیوں کو ذرا کم کے خرچہ کم ہوگا, اس نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے, ان کو ایکول اپرچونٹیز نہیں دی جاتی. مرد اگر جاب کر رہے ہیں, اچھی جاب کر رہے ہیں, تو سارے گھر والے اس کے لیے سفارش ڈھونڈنے کے لیے تو لگ جائیں گے, کیونکہ یہاں پر سفارش کے بغیر تو جاب ملتی نہیں ہے. تو خواتین کے لیے وہ یہ لیکن آپ کی بالکل یہ بات ہے, اور پتہ ہے ہمارے پولیٹیشینز بھی خواتین کو اس طرح پریفر نہیں کرتے. لیکن فضا آپ کی ان باتوں سے میں کسی حد تک متفق ہوں, ایسا ہے. لیکن اگر دوسرا رخ دیکھا جائے, جتنے برے حالات دکھائے جاتے ہیں یا موویز کے اندر ہم دیکھتے ہیں, پاکستان میں کچھ خواتین کو لے کر جتنا ہو اینڈ کرائے ہوتا ہے, اتنے بھی میرا خیال یہ ہے, میری رائے غلط بھی ہو سکتی, لیکن پھر بھی خواتین کا عزت اور احترام ہے, خواتین کو ان کے مواقع بھی دیے جاتے ہیں. تو پھر یہ میں رپورٹ آپ سے شیئر کرتی ہوں, آپ کو میں بتاتی ہوں, جو پاکستان ورلڈ اکنامک فورم ہے وہ بتاتا ہے جس صنفی امتیاز کے حوالے سے 146 ممالک میں پاکستان 142 نمبر پر آ گیا. اب بتائیے, یہ رپورٹ ٹھیک ہے, اپنی جگہ ٹھیک ہوگی, لیکن ویسے میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, پھر بھی خواتین کو جس طریقے سے جتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے ان کے حقوق کو لے کر, خواتین کو حقوق دیے بھی جاتے ہیں. ہاں کچھ جاہلانہ رسومات ہیں, انڈیویجول لیول پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں, خواتین کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں خواتین کو عزت اور احترام بھی اسی معاشرے میں دیا جاتا ہے. صرف ایران, الجزائر, چاڈ اور افغانستان یہ وہ ممالک ہے جو کہ پاکستان سے بھی نیچے ہیں, لیکن پاکستان کا 142واں نمبر ہے. اچھی اور بری مثالیں اس معاشرے کے اندر ہمیں ملتی ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے سیکرٹری ویمن پارلیمان کاکس ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور آپ تو بڑا اس پہ کام کر بھی رہی ہیں, آپ نے پارلیمانی اجلاس میں بھی بلایا, اس میں بھی آواز اٹھائی ہے. کیا ریکمنڈیشنز آپ کی طرف دی گئی ہیں, اور ٹو بی ویری آنیسٹ اگر آپ ہمیں پارلیمنٹ کا احوال بتائیں کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ یا ان کی بات کو کتنا پریورٹائز کیا جاتا ہے, پلیز شیئر. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. بالکل آپ کی بات کسی حد تک بجا بھی ہے, لیکن ہمیں پاکستان کا ایک روشن چہرہ بھی دکھانا چاہیے. دیکھیں اسی پاکستان کے اندر, ابھی آپ کی میں بات سن رہی تھی, اسی پاکستان نے جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, جو ٹرائب سسٹم کے اوپر ڈیوائڈ ہے, تو آپ دیکھیں یہیں سے فرسٹ ویمن پرائم منسٹر آف پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی مسلم سربراہ 2 مرتبہ منتخب ہوئی. اسی ملک نے اس ملک کو 2 فرسٹ ڈپٹی اسپیکر, فرسٹ فارن منسٹر, فرسٹ اپوزیشن لیڈر سینیٹ, فرسٹ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی اینڈ سندھ اینڈ گلگت بلتستان اینڈ آزاد جموں کشمیر. تو یہ سارے کریڈٹ بھی اسی سوسائٹی کو جاتا ہے. تو اگر یہ لاز نہ ہوتے, ہم اس طرح نہ سوچتے کہ خواتین کو مین پاور میں لانا, اور پرائم منسٹر محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جب پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے سب سے فرسٹ پرائرٹی خواتین کو دی. اور آپ دیکھیں کہ ان کے دور کے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام, جہاں خواتین کی ہیلتھ ہائیجینک ایشوز پہ وہ کام کرتی, اور دوسری طرف امپاورمنٹ کی ایک بہترین مثال ہے. لیکن میڈم آپ بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جنرل مشرف کے ٹائم پر خواتین کے حقوق کے لیے بل پاس ہوا تھا, وہ ایکٹ کے بعد دوبارہ نہ تو اس میں امینڈمنٹ کی گئی اور نہ ہی اس کے حوالے سے مزید اس پر کام کیا گیا. جو آئین کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور کچھ حقوق دیے گئے اور سزائیں جو متعین کی گئی, البتہ بہت تھوڑی تھی, لیکن وہ جنرل مشرف کے ٹائم پر تھی. نہیں, آپ جنرل مشرف کی بات دیکھیں, کوئی بھی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتا ہے کہ جسے سراہا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2009 میں ویمن پارلیمنٹری کوکس کا قیام وجود عمل میں آیا, جب اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئی, اور اس کوکس نے ویمن ہیرسمنٹ بل, ایسڈ برن بلز اور الیکٹورل ریفارم کے اندر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری جو ہے 5% خواتین کا کوٹا مختص کیا گیا, اور 10% جو ووٹر ویمن ووٹرز کے بغیر پہلے آپ کو پتا تھا جی بالکل کیا جاتا تھا. یہ تمام قوانین جو ہے وہ وجود عمل میں آئے, اور آپ لوگ خود ورکنگ کرتی ہیں, آپ کو پتا ہے ہراسمنٹ بل کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم نے جو 2 روزہ کانفرنس کی ہے گول میں, اور جس کے اندر راؤنڈ ٹیبل ہماری چل رہی ہے 18 اور 19,
اس میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سیکریٹری جنرلز کو اور ان کے نمائندوں کو بلایا ہے تاکہ ان کو انوالو کر کے ہم وہ ریکمنڈیشن دیں کہ آنے والے الیکشن میں اور آنے والی پارلیمان میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ نہ صرف رائٹس ملے بلکہ ان کو جنرل سیٹس پر بھی لایا جائے، ان کو کیسے جو فائنینشیل ان کے ایشوز ہوتے ہیں ان الیکشن لڑنے میں ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ووٹرز، خواتین ووٹرز اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکیں، نہ کہ صرف مردوں کے اشاروں پہ ان کے دباؤ پہ وہ اپنا ووٹ۔ اچھا شاہدہ صاحبہ، میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں اور آپ بھی اس چیز سے شاید ایگری کریں گی کہ جب بھی پاکستان کا نام بدنام کرنا ہوتا ہے، ایک دو تیزاب کے کیسز کو لے کر موویز بنا دی جاتی ہیں اور شاید اسے پورٹری یہ کیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان میں خاتون پتہ نہیں کتنی مظلوم ہے، کتنی وہ پس رہی ہے، مائنورٹیز کو لے کر بڑا مائنورٹیز کو لے کر ایسا ایشو کیا جاتا ہے، خاتون ہو چاہے مائنورٹی سے اس کا تعلق ہے یا وہ مسلم ہے۔ اس کے بعد ہم تو جس طرح آپ نے کہا کہ پہلی پی ایم خاتون تھیں عالم اسلام کی بے نظیر بھٹو صاحبہ، اس کے علاوہ ہم دیکھیں پارلیمنٹ میں نشستیں مقرر ہیں خواتین کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے، جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، ایسی ہی صورتحال ہے پاکستان میں؟ دیکھیں ایسی ہرگز نہیں صورتحال ہے، پہلے سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہتری آئی ہے، آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور اس طرح کے جو کیس رپورٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ فوری طور پر ان کو جسٹس بھی ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی کیس ہائی لائٹ ہوئے ان کے ساتھ فوری جو جسٹس ہے، ارلی جسٹس ہے، ان کے ساتھ کیا گیا، روزانہ کے بیس پہ ان کیسز کو سنا گیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو انصاف ملا۔ تو یہ آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر دور دراز کے علاقوں میں بھی اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اصل چیز ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کی۔ ابھی آپ نے جس طرح اسٹارٹ میں کہا کہ ہماری وہ جو سوچ ہے، ٹرائبل سوچ ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں اپنے ڈراموں کو، ہمیں اپنے پروگرامز کو اس طرح سے ہمیں میڈیا، سوشل میڈیا میں شارٹ موویز بنا کے اس طرح لوگ اسی کو شوق سے دیکھتے ہیں اور اس سے بہت نصیحت آموز ہوتی ہیں، تو اس سے ہم بہت کچھ معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور کریکولم میں بھی اس طرح کی چیزیں ڈالیں کہ جس سے خواتین کے عزت و احترام کے بارے میں بتایا جائے۔ میڈم شاہدہ، ویسے بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ریکمنڈیشنز جو ابھی تک دی ہیں، جو ہمارا چھوٹا طبقہ ہے نا، میں آپ کو کل کا واقعہ بتاتی ہوں کہ مین لبرٹی چوک لاہور کے اندر، اب وہ اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے یا اس کی بیوی بھی ہو سکتی تھی، وہ شخص اس عورت کو پیٹ رہا تھا، بالکل مین سڑک کے اوپر اس کو وہ مار رہا تھا۔ اب وہ شکل سے ایسے لگ رہے تھے کہ وہ بالکل جھگیوں میں رہنے والے اور بالکل ان پڑھ ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم ڈومیسٹک وائلنس اور اس قسم کی حرکات اور جو ریپ کیسز ہوتے ہیں وہ یہ طبقے ملوث ہوتا ہے ان میں۔ ان کی امپروومنٹ کے لیے، ان کی بحالی کے لیے کوئی ایسا پروگرام انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں اصل چیز جہاں غربت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور وہیں پہ یہ مار پیٹ، تشدد کے واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ کئی کیسز ایسے تک لاس بنے ہیں، عورت کو پیٹنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کے قوانین موجود ہیں، لیکن پھر وہ لوگ عدالتوں اور تھانوں سے میں نہیں جاتے، اپنی شکایات رجسٹرڈ نہیں کراتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں اور معاشرے میں جب ہم اس طرح کے ڈرامے دکھائیں گے جس میں پٹتی عورت کو دکھایا جائے گا کہ وہ مرد جو ہے وہ اس کو مار رہا ہے اور وہ اس کا رائٹ یا وہ طاقتور ہے، تو اس کو ہمیں اس رجحان کو کم کرنے کے لیے اپنے میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا، اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی جب تک یہ صورتحال رہے گی، ورنہ ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ جو ہے مار پیٹ جو ہے یہ نارمل ہے۔ یقیناً ایسے اقدامات کرنا بہت ضروری بھی ہیں۔ بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کے وقت کا، اور جس طرح ابھی شاہدہ صاحبہ نے بات کی اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا نا، یہ تو حقائق پر مبنی بات ہے کہ پہلی خاتون وزیر اعظم بین صاحبہ تھی، وہ خاتون ہی تھی نا، پاکستان نے ان کو یہ اعزاز دیا تھا۔ اس کے علاوہ اچھا بے نظیر سے ریلیٹڈ میں آپ کو بولوں کہ آپ باہر دیکھیں، باہر کی ڈاکیومنٹریز اگر آپ پڑھیں، باہر کی بکس اگر آپ پڑھیں، جو فارن رائٹرز ہیں انہوں نے اتنا ایڈمائر کیا لیڈیز نے، انہوں نے بہت سی ایسی جرنلسٹ تھی جنہوں نے ایٹ دا ایج آف 35 بے نظیر بھٹو اس طرح سے اپ فرنٹ آ کے ایک پوری میل پارلیمنٹ کو ڈیل کرنا، کوئی شک نہیں ہے وہ پاکستان کا روشن چہرہ، ہمارے لیے وہ ایک اٹس لائک اے اسپاٹ لائٹ۔ میں نے بہت سے ایسے انٹرویوز دیکھے ہیں کہ وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود فضا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے پاکستان میں جو پاکستان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید پاکستان میں خواتین کتنی مظلوم ہیں، کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔
रहे हैं, मकसद यही होता है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम करके आलमी सतह पर जो है ना अपनी पजीराई हो सके। खैर हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बारिशों का दूसरे स्पेल का आगाज़ हो चुका है। अब ये बारिशें कब तक रहेंगी और इन बारिशों के हवाले से हमारे महकमे कितने अलर्ट्स हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि हर साल पाकिस्तान में बारिशें आती हैं, फिर सैलाब भी आता है और उसके बाद तबाहियाँ भी होती हैं। गो कि हमारे महकमा जात बहुत अलर्ट होते हैं, उसके बावजूद हमें ऐसी सूरत हाल को फेस करना पड़ता है। अब बारिशों का ये जो दूसरा स्पेल है ये कब तक रहेगा और इसके हवाले से तैयारियां की गई हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सरदार साहब ये बताएं कि दूसरा स्पेल शुरू तो हो चुका है, कब तक ये रहेगा और बारिशों के हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? पिछले स्पेल में तो हमने देखा बड़ी तगड़ी बारिशें हुई, उसके बाद नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ, फिर गैर मामूली बारिशों की सूरत हाल थी, इसमें क्या देख रहे हैं आप? आई थिंक सरदार सरफराज साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन सरदार साहब क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी कुछ आवाज़ आपकी ब्रेक हो गई थी। ये स्पेल देखिए जो चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि पिंडी इस्लामाबाद में बहुत तेज़ बारिश हुई है, फिर 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है और वो सिलसिला जारी है अभी। तो जैसे कि 3-4 दिन पहले हमारी जो एडवाइजरी इशू हुई थी उसमें यही बताया गया था कि शुमाल मशरकी पर जो पंजाब है और फिर ऊपर ये भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फिर पेशावर, नीचे लाहौर और जेलम और गुजरांवाला, इन तमाम इलाकों में तेज़ स्पेल बारिश का मतवक्की है और अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी ज़ाहिर किया गया था। तो वही सूरत हाल बन रही है और इसमें ये जो स्पेल है ये बड़ा हैवी स्पेल है, ख़ासकर वो उन्हीं शुमाली इलाका जात के लिए, और अगले 3 से 4 दिन तक रहेगा। ये कम से कम मेरे ख्याल में 25 या 26 तक चलेगा ये सिलसिला, वक्फे से गैप्स के साथ। तो 25 या 26 तक ना जुलाई तक गैप्स के साथ ये सिलसिला चलेगा। पहले तो वही पंजाब के इलाकों में, तमाम इलाकों में ये मानसून हवाएं फैलेंगी, मतलब शुमाली पंजाब से होते हुए नीचे सेंट्रल पंजाब, फिर साउथ पंजाब, इसी तरह से केपी के बेशतर इलाकों में, फिर बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला या मशरकी अजला जो हैं उनमें, और फिर सिंध में। तो मामूल के मुताबिक सरदार साहब बारिशें होंगी या फिर मामूल से ज़्यादा होंगी? रावलपिंडी वाला सूरत हाल तो नहीं होगी बाकी एरियाज़ में भी? देखिए कुछ एरियाज ऐसे हैं, वही जो जैसे मैंने कहा ना, जो ये कोर मानसून बेल्ट है, लाहौर से लेकर शुरू होती है, लाहौर और नीचे कसूर से लेके आप कह लें, फिर ऊपर चले जाएं तो गुजरांवाला, जेलम और मंडी पावतीन, और उसके साथ साथ फिर पिंडी इस्लामाबाद, और फिर दूसरी तरफ पेशावर की तरफ आप जाते हैं तो अटक, पेशावर, और नीचे चरसता, मर्दान, और इस तरह से DI खान। तो इन तमाम इलाकों में हैवी स्पेल मतवक्की है। बलूचिस्तान के भी शुमाल मशरकी अजला जो हैं, ज़ोब और चमन और किला सैफुल्ला वगैरह, वहाँ भी निस्बतन तेज़ स्पेल हो सकता है। सिंध के भी कुछ अजला में तेज़ स्पेल मतवक्की है, जैसे थरपारकर, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन उतनी जितनी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बहुत हैवी स्पेल चल रहा है। अगले 2 दिन ये इसी तरह से वक्फे से 2 या 3 दिन मजीद हैवी स्पेल। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा सर, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है, जैसे लास्ट टाइम फ्लड आया था और इतनी बड़ी तादाद में तबाही हुई थी और कहा गया था कि ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था, तो इस साल भी खुदा न खास्ता कुछ सैलाबी सूरत हाल को हमें फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि बारिशें तो बहुत गैर मामूली हो रही हैं। जी देखिए, असल में लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली बारिशें हुई थी, यानी इस वक्त तक की कंपैरिजन अगर की जाए पिछले साल के मुकाबले में, उसके मुकाबले में कम है अभी तक बारिशें। गो कि ये दोनों स्पेल कुछ एरियाज़ के लिए, मखसूस एरियाज़ के लिए तेज़ हुए हैं, लेकिन अदरवाइज़ जनरली पूरे मुल्क की हम बात करें या उसको ऑन एवरेज देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में अभी तक उसकी रेशो कम जा रही है। और ये तो अच्छी बात है, पिछले साल की निस्बत अगर रेशो अगर कम भी जा रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हम सबको ये सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। सरदार साहब आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है मुल्क के अंदर कि प्री मानसून सीज़न पहले बहुत तबाही मचा गया, अभी मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। सर अगर स्पेसिफ़िकली ओवरऑल पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो ये जुलाई का महीना इट्स ऑलमोस्ट अबाउट ख़त्म होने वाला है, अबाउट टू एंड। तो जो बाकी 10 दिन हैं, किन एरियाज़ में जो है वो हैवी स्पेल रहेगा बहुत ज़्यादा, और कितने टाइम तक, कितने ड्यूरेशन तक रहेगा? आज से तो ये स्टार्ट हो रहा है ना स्पेल।
जी, मैंने कहा ना कि शुमाली इलाका जात के लिए, यानी पंजाब, सेंट्रल पंजाब से ऊपर नॉर्थ पंजाब और इसी तरह से केपी के जो शुमाली इलाका जात हैं, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम एरियाज़ के लिए तो ये स्पेल अगले 4 से 5 दिन तक रहेगा कम से कम, और उसके बाद कुछ वक्फा आएगा और फिर जुलाई के आखिर में एक और स्पेल मुतवक्के होगा जो कि अगस्त के शुरू के दिन फैलेगा। और इसी तरह से नीचे सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स या प्रोविंसेस जो हैं, सिंध और बलूचिस्तान, तो सिंध में आज रात से किसी जगह में, इक्का दुक्का जगह में, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि कल से 20 से लेके 23 या 24 तक रहेगा ये स्पेल। इसी तरह से बलूचिस्तान के मशरकी और शुमाल मशरकी अजला जो हैं उनमें भी अगले 3-4 दिन तक ये स्पेल रहेगा। अगले 3-4 दिन तक ये स्पेल रहेगा। सरदार साहब, फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमें एक अहम खबर अपने नाजरीन से शेयर करनी है कि रावलपिंडी के अंदर मूसलाधार बो रही हैं। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जितने बुरे हालात हैं इस वक्त, उससे निपटने के लिए पाक फ़ौज के दस्ते हाई अलर्ट हैं, वो पहुँच चुके हैं रावलपिंडी के अंदर इंतज़ामात को देखने के लिए, संभालने के लिए, और वहाँ पर जो सूरत हाल है वहाँ पर लोगों तक रिलीफ कैंप्स तक पहुँचाने के लिए सामान, ज़रूरी अशिया, तो पाक फ़ौज इन हंगामी हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारों के शाना बशाना है। बिल्कुल, नाला लई जो है वो भर चुका है और गैर मामूली बारिश की सूरत हाल है, जिसके बाइस जो है पाक फ़ौज को अब तलब कर लिया गया है। पाक फ़ौज की खिदमात यहाँ पर ली जा रही हैं, पाक फ़ौज के दस्ते पहुँच चुके हैं और ग्वालमंडी पुल पर इस वक्त पाक फ़ौज के दस्ते मौजूद हैं जो कि सारी सूरत हाल से निमटने के लिए वहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम देंगे। ग्वालमंडी में नाला लई में पानी की सतह 18 फुट तक पहुँच चुकी है। नाला लई पर खतरे के सायरन भी बजाए गए हैं, जबकि रावलपिंडी में अब तक 190 मिलीमीटर से ज़ायद की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की अपील की गई है और अभी इसी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फ़ौज के दस्तों को तलब किया गया है और पाक फ़ौज के दस्ते इस वक्त रावलपिंडी में नाला लई के पास मौजूद हैं जो कि इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए वहाँ पर अपने फ़राइज़, अपनी खिदमात अंजाम देंगे। सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, इसी से मुतालिक सवाल मैं आपसे करूंगा। सर, क्या ये इस बात की तवक्को थी, फोरकास्ट थी कि बारिश जो है इतनी बड़ी तादाद में होगी और फिर इस गैर मामूली सूरत हाल को हमें फेस करना पड़ेगा? जी देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था ना, जो इनिशियल फोरकास्ट, जो पूरी सीजनल की फोरकास्ट के बाद जो स्पेल टू स्पेल फोरकास्ट होती है, आपने देखा कि प्री मानसून स्पेल की पेशन गोई की गई थी कोई 20 या 21 जून को कि 24 या 25 जून से शुरू होगा, तो वैसे ही हुआ था। 24-25 जून को शुरू हुआ था और उसमें लाहौर और गिरदनवा में बहुत तेज़ स्पेल हुआ था और उसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग हो गई थी। तो इसी तरह ये जो दूसरा जुलाई में 2 या 3 स्पेल, अभी ये दूसरा या तीसरा स्पेल गुजर रहा है, तो हर स्पेल से कुछ कम से कम 3-4 दिन पहले ये फोरकास्ट या एडवाइजरी इशू कर दी जाती है कि इस स्पेल के नतीजे में फलां एरियाज़ में इतनी तेज़ बारिश मुतवक्के और उसके नतीजे उसके ये इम्पेक्ट्स होंगे। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग और आंधी के साथ ज़ाहिर है कि जो कुछ नुकसानात होते हैं, जो लूज स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके फॉल आउट करने का, तो ये सारी चीज़ें मेंशन बिल्कुल की गई थी उसमें। और शहरों की मतलब बाई नेम बताया गया था कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नीचे लाहौर, गुजरांवाला वगैरह और फिर उधर पेशावर और ये जो एरियाज़ हैं, फैसलाबाद भी कह लें आप, और सरगोदा और कसूर, और इन तमाम एरियाज़ के लिए। अच्छा सरदार साहब, सर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हर साल हमें इस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, हर साल नाला लई बिफरता है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की जो सूरत हाल होती है वो रहती है, तो सर हमारे महकमे, हमारी हुकूमतों ने इस हवाले से काम क्यों नहीं किया? मैन होल जो हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके बाद फिर ड्रेनेज सिस्टम हमारा इतना बोसीदा और नाकारा हो चुका है। हमने कैपेसिटी 100 मिलीमीटर की अगर की हुई है, लाहौर में बारिशें 300 मिलीमीटर की हो रही हैं, तो इन तमाम तर सूरत हाल को हम क्यों नहीं सर सामने रखते अपने? हुकूमतें मतलब या जो इदारे ज़िम्मेदार हैं इसके, वही आपको इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, बेसिकली वो अब काफ़ी हद तक एक तरह से बेशतर जगहों पर अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। बस उस सारे को ओवरहाल करने की ज़रूरत है। उसको एक तरह से ना, यानी इस तरह एक्सट्रीम इवेंट्स के मुताबिक नहीं था वो इनिशियली जो कंस्ट्रक्ट किया गया, बिल्ड किया गया। अब जो एक्सट्रीम इवेंट्स क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ये हो रहा है कि जितनी बारिश की आप तवक्को करते हैं उससे कहीं ज़्यादा किसी स्पेल में भी हो जाती है। तो इस लिहाज से अब हमें इन सारी चीज़ों को एक तरह से रिव्यू करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, हमें मद्देनज़र रखना होगा तमाम चीज़ों को कि आगे आइंदा आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से
मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आगे बढ़ते हुए हम आपको एक ऐसी प्लेयर से मिलवाने जा रहे हैं। आपको पता है कि दी 100 के नाम से एक सीरीज़ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेली जा रही है, और हिजाब पहनकर एक हमारी प्यारी सी बेटी वो खेल रही हैं, और उसको इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है, इतना एडमायर किया जा रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये 24 साला पाकिस्तानी निजात इब्तिहा मकसूद हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने कम से कम ये पैगाम दिया है कि अगर आप अपना कोई भी शौक़ या अपनी कोई भी हॉबी आप पूरी करना चाहते हैं तो हिजाब आपकी राह में रुकावट नहीं है, आपकी राह में रोड़े नहीं अटकाता है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है कि आप अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखें, अपनी रवायात का भी ख्याल रखें, और उसके साथ आप अपना जो भी खेल है वो खेल सकती हैं। और उनकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और वो खेल भी रही हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। तो हिजाब के साथ जो खेलना है उनका वो बहुत ज़्यादा मकबूल भी हो रहा है, और सोशल मीडिया पर इन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है कि शी इज़ सच अ यंग लेडी, और उसके बाद वो इस तरह से अपनी जो खेल है, शौक़ है, उसको भी पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद बाहिजाब भी हैं। वही तो ये इंग्लैंड की बाहिजाब हैं, पाकिस्तानी नयात क्रिकेटर, और सोशल मीडिया पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो जो टूर्नामेंट दी 100 खेला जा रहा है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान, तो उसमें ये खेल रही हैं और इनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं। हाँ, खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि एक शख्स जिसने इंग्लैंड की अदालत में लंदन में कोई तकरीबन 16-17 साल तक एक मुकदमा लड़ा, और 16-17 साल तक एक मुकदमा एक मस्जिद बनाने के लिए और इस्लामिक सेंटर बनाने के लिए इस शख्स ने ये मुकदमा लड़ा कि लंदन के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स है, तफरीही कॉम्प्लेक्स है, उसमें मस्जिद और एक इस्लामिक सेंटर बनाना चाहता है। और उसके बाद इसने मुख्तलिफ अदालतों से रुजू किया, और 1/3 से ज़्यादा इस पर काम करने के बाद, केसेस मुकदमात लड़ने के बाद, अब फाइनली उसे इजाज़त मिल गई है। ये मस्जिद तामीर होगी जिसमें 400 से ज़्यादा नमाज अदा कर सकते हैं। तरीके से 16 से 17 साल तक वो ये मुकदमा लड़ते रहे, और ये एक तारीखी और तफरीही कॉम्प्लेक्स था ना, तफरीगाह थी, तो उसको उनका मुकदमा ये था कि इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया जाए। तो अब वो 16-17 साल की तवील कानूनी जंग जीतने के बाद बिल आखिर वो अपना मुकदमा जीतने में कामयाब हुए हैं। 130 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि ये जो तफरीही सेंटर है इसके अंदर एक मस्जिद हो और इस्लामिक सेंटर हो, और मस्जिद के अंदर 400 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे, और एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो और ये वस्ती लंदन में सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त एक मिसाल है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है कानूनी जंग को लड़कर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने इसी जंग को लड़ना, इसी कानूनी जंग को लड़ना अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था, 2-4 साल के बाद आप वैसे ही हिम्मत हार जाते हैं। और ये पिकेडली सर्कस है, जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और पिकेडली सर्कस, ये सब ना इंग्लैंड के अंदर ये बहुत बड़ी तफरीगाह थी, बहुत बड़ी तफरीगाह थी। अक्सर लोग ना यहाँ पर देखने के लिए आते थे, और यहाँ पर अच्छा बहुत खूबसूरत चर्चेस भी हैं यहाँ पर। उन्होंने अपना जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके लिए ऑल द टाइम वो खुले हैं, एक म्यूजियम बनाए हुए हैं उन चर्चेस को देखने के लिए। तो ये पिकेडली स्ट्रीट और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और ये सब इंटरलिंक्ड हैं आपस में, और क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल लंदन में है तो सारे शॉपिंग दारे जो एंटरटेनमेंट सेंटर्स हैं वो सब यहीं पर है। तो उसके अंदर मुसलमानों को एक वो रिलीफ देने के लिए कि वो दूर दराज अच्छा होगा ना कि वो एक कॉम्प्लेक्स जो पहले तफरी का मरकज़ था, अब वहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होंगी, वहाँ पर नमाजी आएंगे, तो ये मुसलमानों के लिए, वहाँ के मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी फतह होगी। बिल्कुल जी। और अभी हम बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट में आपको पता है गोल्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम मतलब हारते हारते अब जीत की तरफ आ गए हैं। आज है जी चौथे रोज़ का खेल होगा, और उसमें अभी तक तो पाकिस्तान को बढ़तरी है। श्रीलंका की टीम जो अब खेलेगी तो उसके बाद देखना ये है कि अब वो इस बढ़तरी को जो है वो कर पाती है या नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ फर्स्ट इनिंग हुई है। सेकेंड इनिंग में श्रीलंका भी खेलेगी और उसके बाद पाकिस्तान की इनिंग्स आएगी। तो पहली इनिंग्स में 461 रन बनाकर 149 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है पाकिस्तान। तीसरे रोज में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का मैं स्कोर आपको बता रही हूँ, और आपको पता है कि साउथ शकील का है ना, उसको तो हमने पहले भी इस पर खुसूसी बात की सेगमेंट किया, और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक
उम्मीद दिलाई है, जिस तरीके से पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में उस नए यंग टैलेंट ने संभाला दिया है, वो काबिल रश्क है। और आगा सलमान को भी जो है वो उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जो हमारे पास सऊद शकील हैं उनकी तो फिर उम्दा परफॉर्मेंस है ही, लेकिन आगा सलमान ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मुझे ये बताइए अशरफ साहब के पहले तो ये बताइए कि खेल से आप महजूज हुए, सऊद शकील की बैटिंग से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए आप भी बाकी तमाम पाकिस्तानियों की तरह? जी फिजा, हमें तो उस वक्त ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं ये परफॉर्म करते हैं जी। तो सऊद शकील कोई नया प्लेयर नहीं है, क्योंकि इसको हमने अंडर 16, अंडर 19 में भी देखा। अंडर 19 में वर्ल्ड कप में इसने पाकिस्तान टीम की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए थे, और अब जिस तरह इसको सीनियर टीम में मौका मिला है तो अब उसमें भी उसने ना सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेली है, बल्कि जब जनवरी में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी उस वक्त भी सऊद शकील ने आखिरी मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। सऊद शकील की जिस तरह की कारकर्दगी है दिखाई यही देता है कि मुस्तकबिल ये मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा असासा साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो सऊद शकील के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है कि सऊद शकील अब जो अपनी इनिंग्स है, अपने आने वाले कैरियर को किस तरह बिल्ड करते हैं और अपनी सलाहियतों जो उनकी सलाहियतें हैं उसका लोहा बनवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अब देखिए बहुत से ऐसे यंग टैलेंट है, इसी तरह शाहीन एकदम से अपनी हाइप बनाकर आए थे, इमाद वसीम इसी तरह हाइप बनाकर आए थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्होंने अपनी टीम में खुद ही बना ली। और आपको आई एम श्योर कि सऊद शकील का जो स्टेमिना होगा, टेस्ट क्रिकेट का आपको पता है और T20 इन दोनों का स्टेमिना बड़ा डिफरेंट होता है, तो एक ODI मैचेस में वर्ल्ड कप के लिए इस तरह से स्टेमिना वाले और सस्टेन करने वाले और विकेट को रोक के रखने वाले ऐसे प्लेयर्स तो हमें चाहिए होंगे इंडिया में। जी बिल्कुल फिजा, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो विकेट पर ठहरे। जिस तरह सऊद शकील ने कल इनिंग्स खेली, उसने पहले आगा सलमान के साथ इनिंग्स को बिल्ड किया और 170 रन की पार्टनरशिप कायम की। उसके बाद जब नुमान अली मैदान में आए तो उनके साथ भी उन्होंने 54 रन की पार्टनरशिप कायम की। उसके बाद नसीम शाह के साथ उन्होंने जो 94 रन की पार्टनरशिप कायम की, जिसमें नसीम शाह ने सिर्फ 6 रन बनाए और बाकी जो 70, 80, 90 रन है वो सारे के सारे सऊद शकील ने बनाए। यानी सऊद शकील ने फ्रंट फुट पे आकर खुद सब बॉलर्स का सामना किया। ये नहीं हुआ कि मुश्किल वक्त में वो दूसरे कमजोर बल्लेबाज को श्रीलंकन बॉलर के सामने करके खुद साइड पे हो जाते थे। तो अगर 6 बॉल में से वो 5 बॉल खुद खेलते थे, कोशिश करते थे कि छठी बॉल पर सिंगल ले ली जाए, अगर नहीं हो तो एक आध बॉल खेलने का मौका देते थे अपने साथी खिलाड़ी को, और खुद उन्होंने सारा फेस किया। और तारीख में उन्होंने एक नई तारीख भी रकम की कि श्रीलंका में वो डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी भी बन गए। अच्छा अशरफ साहब, ये बताइएगा कि हमने तो ये देखा है जब भी हमारे यंग टैलेंट को मौका दिया गया है, वो चाहे शाहीन आफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, शान मसूद हो, तो इन्होंने हमेशा से मनवाया है अपने आप को। अब आप समझते हैं कि आगे वर्ल्ड कप भी करीब है, तो हमारे इस तरह ये सऊद शकील है या ऐसे जितने भी यंग टैलेंट हैं उनको भी इन मैचेस में मौका देना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक चीज बड़ी वाजे कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेस्ट क्रिकेट है वनडे और T20, ज्यादातर हम वनडे में T20 प्लेयर्स को ज्यादा मौका देते हैं ताकि वो जो स्ट्राइक है उसको हम रोटेट कर सके, स्ट्राइक बेहतर से बेहतर बना सके। क्योंकि टेस्ट क्रिकेटर जो होते हैं, बस अजहर अली है, उन्होंने वनडे और T20 को इसीलिए खैरबाद कह दिया था कि वो टेस्ट क्रिकेट के विकेट पर खेल कर लंबी इनिंग्स खेलने वाले हैं। तो लंबी रेस का जो घोड़ा होता है वो टेस्ट क्रिकेट में ही कामयाब हो सकता है, बजाय कि वनडे और T20 में हो। आप सऊद शकील पर देखना है कि सऊद शकील में क्या ऐसी एबिलिटी है तो वो टेस्ट के अलावा वनडे में भी तेज रन कर सके, क्योंकि वनडे और T20 में जब तक आप तेज रन नहीं करेंगे आप अच्छा, क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट जदीद होती जा रही है ना, अगर 20 ओवर्स में भी आप 200-250 रन बनाते हैं तो फिर जाके आप मैच जीते हैं। तो इस तरह वनडे क्रिकेट जो 50 ओवर्स की है उसमें आपको 300 प्लस रन बनाने पड़ते बॉल पर, फिर जाकर आपकी टीम की पोजीशन मुस्तहकम होती है। सऊद शकील आप क्या उस फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन फौरी तौर पर उनकी एशिया कप और वर्ल्ड कप स्क्वाड में कोई वापसी नहीं है। अच्छा, अभी कोई वापसी नहीं है उनकी इस जबरदस्त इनिंग्स के बाद भी?
लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर जो एशिया कप और T20 जो भारत में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप है उसके लिए टीमों को फाइनलाइज कर लिया हुआ है और सिर्फ अब ऐलान होना बाकी है। जिस तरह आपने वर्ल्ड कप का भी 18 रुकनी 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करके दे दिया हुआ है, तो ये अभी साउथ स्टील उसमें जगह नहीं बना पा रहे। लेकिन आने वाले जो अभी बहुत क्रिकेट बाकी है इनकी, अभी नौजवान खिलाड़ी हैं, जैसे जैसे इनको मौका मिलेगा तो इन पर भारी जिम्मेदारी होगी कि ये तीनों फॉर्मेट में अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाएं। राइट, अभी तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन ये बताइएगा कि अभी हमारे बॉलर्स में पहले तो मैच के हवाले से आगे 24 जुलाई को दूसरा मैच स्टार्ट होगा, तो अभी तक मैच की सूरत हाल देख के क्या लगता है, ड्रॉ होगा या हमारे हक में फैसला आएगा? और सेकेंडली कि इसके अलावा बॉलिंग स्पेल हमारा कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि जो स्पिनर्स हैं उनके लिए तो ये पिच साजगार नहीं है। जी बिल्कुल फिजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आज का चौथे रोज का खेल है, इसके पहले 2 घंटे बहुत अहम है। अगर इसमें क्योंकि इस वक्त जो वहाँ का गाल का जो कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, वहाँ पर बादल छाए हुए हैं, हल्के बादल भी हैं, तो ये जब बादल होते हैं तो कोई फास्ट बॉलर को बहुत मददगार साबित करते हैं। तो ये अब देखना यह है कि शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह इस जो क्लाउडी वेदर है उसका कितना फायदा उठाते हैं और जल्द से जल्द श्रीलंकन बल्लेबाजों को आउट करते हैं। अगर पहले जो खाने के वक्फे से जो पहला सेशन है इसमें पाकिस्तान टीम 1 से 2 ब्रेक थ्रू ले लेती है, तो आने वाले सेशन में श्रीलंकन बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ही ये देखा गया है कि टेस्ट में चौथे और 5वें रोज का जो खेल होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो पाकिस्तान ने 149 रन की बढ़तरी हासिल की है उससे पाकिस्तान का इत्मीनान काफी हद तक बहाल है, क्योंकि श्रीलंका ने अब पहले 149 रन पाकिस्तान के उतारने, फिर उसके बाद रन करने। अब पाकिस्तानी बॉलर्स जितना आप कह रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कह सकता हूँ नुमान अली और इब्रार इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो डेड विकेट पर भी विकेट हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। अगर परवाज सूर्या की बात करूं, मेंडिस की बात करूं, तो उन्होंने भी स्पिन दोनों बॉलर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया। अच्छा अशरफ साहब, यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि स्पिनर्स का इस पिच में बहुत अहम किरदार है। हमारे पास आप समझते हैं कि स्पिनर्स उस लेवल के हैं जो कि श्रीलंकन बैट्समैन जो खिलाड़ी हैं उनको ज़रा टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे जो स्पिन बॉलर हैं, इब्रार की अगर बात करूं तो इंग्लैंड टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर आई थी गुज़िश्ता साल, तो उस वक्त इब्रार ने सबसे ज्यादा 21 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो ये हमारे पास इब्रार के अलावा जो नुमान अली है, नुमान अली भी पाकिस्तान की मुसलसल पाकिस्तान की फतूहात में वो उनका किरदार भी अहम रहा है। और आपने देखा है कि पहले इनिंग्स में भी इब्रार और नुमान ने जिस तरह बॉलिंग की है, उन्होंने श्रीलंकन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वो ज्यादा विकेट नहीं ले सकते। इब्रार ने तो 3 विकेट ली, मगर नुमान अली के हिस्से में विकेट नहीं आए। अब ये जो दूसरी इनिंग्स है इसमें जो नुमान अली है उन पर यह है कि अब वो किस तरह पाकिस्तान टीम के लिए ब्रेक थ्रू देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के वो बॉलर है जिन्होंने माजी में पाकिस्तान की फतूहात में अपना किरदार अदा किया है। और राइट, माजी में अब जो फतूहात में अपना किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ चौधरी अशरफ मौजूद थे। और वैसे मेरे साउथ शकील इतने उम्दा परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी एशिया कप के लिए ना तो उनका कोई नाम है और ना ही वर्ल्ड कप के लिए तो आगे इनको मौका मिलना चाहिए। जिस उन्होंने कहा कि अभी स्कोर तो फाइनल हुआ है, करना है, लेकिन अभी वो उसमें जगह नहीं बना सकेंगे। में भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें मौका फिर भी चांस उनको देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने मनवाया है अपने आप को। एब्सोल्युटली। और फिर आपको पता है कि पेस चेंज होती है टेस्ट क्रिकेट की और वनडे क्रिकेट की, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपके पास लिमिटेड ओवर्स नहीं होते हैं, आप जितने मर्जी ओवर्स में जितना मर्जी रन स्कोर कर सकते हैं। और वनडे और T20 के अंदर, T20 तो बहुत ही फास्ट पेस पे खेली जाती है, और जो वनडे क्रिकेट है उसमें भी आपको जो है वो फास्ट पेस पर खेलना पड़ता है। तो अब देखना यह है कि लेट्स सी कि आज के मैच के बाद पता ये चलेगा कि पहला टेस्ट मैच कौन जीता है, और दूसरा टेस्ट मैच तो स्टार्ट होगा जी 24 जुलाई से। लेकिन वो तो तब ही देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। खेल के कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने सारी आई गेस पॉजिटिव खबरें की हैं, क्योंकि उसमें सियासत का तड़का नहीं था।
और प्रोग्राम में सियासत के तड़के के बगैर तो कोई बात भी जो है वो अधूरी रहती है। तो सियासत में आपको पता है कि इस वक्त आम इंतखाबात आने वाले हैं, हर जमात की ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स को इकट्ठे कर सके, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो भी जमात हुकूमत बनाती है तो उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सपोर्ट भी होती है। उसके अलावा जो हुक्मरान होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि जो पावर पिलर्स हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं, जिनसे राब्ता करके या जिनके साथ मुलाकातों में उनको इक़्तिदार में मज़ीद जो है ना कुछ जगह मिल सकती है, तो उनकी कोशिश होती है इस हवाले से वो अपने राब्ते भी तेज़ करते हैं। इन्हीं राब्तों की एक कड़ी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, जिन्होंने एक हफ्ते तक अमेरिका में क़याम किया। गो कि उनका ये प्राइवेट विजिट था, लेकिन प्राइवेट विजिट जो होते हैं, आपको पता है सियासतदान वो ईद भी मनाते हैं, तो उनकी ईद भी सियासी ईद होती है। सियासतदानों का सियासत के बगैर मुमकिन नहीं है। जितना मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती ना, तो इसी तरह एक सियासतदान सियासत के बगैर नहीं रह सकता, गो कि उसका वो प्राइवेट विजिट हो, ऑफिशियल विजिट हो। तो लेकिन ये शनीद ये है कि बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें भी वहाँ पर हुई हैं। फॉर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, वो जब वाशिंगटन भी गए ना, तो आप ये देखिए बड़े कैजुअली और वो उसी तरह से लोगों से घुल मिल रहे हैं, और फिर वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनसे भी बातचीत हुई है उनकी। लेकिन आपको पता है कि सियासतदान की कोई भी चीज़ गैर सियासी तो हो नहीं सकती। तो अमेरिका में उनकी मुलाकातों के हवाले से, उनकी मसरूफियात के हवाले से, और पीपल्स पार्टी के लोगों से जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, क्या उम्मीदें उन्हें दिलाई गई हैं, और आगे सियासत में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस हवाले से बात करने के लिए सफदर हुमायूं साहब, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एज अ फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका जाते तो बात कुछ और थी, लेकिन प्राइवेट विजिट पे और वहाँ पर मुलाकातें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कम्युनिटी ने उनको कैसा वेलकम किया, और मसरूफियात के हवाले से बताइएगा बिलावल भुट्टो की। सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक यंग आदमी हैं, और उनको आप देखें कि एक जो बंदा था उसने एक यंग जनरेशन को लेकर उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फॉलो किया गया, तो अनफॉर्चुनेटली उसने उसका रिज़ल्ट क्या दिया कि हमें एक बहुत बड़े सानिया से गुज़रना पड़ा 9 मई को। तो अब हमारी जो आखिरी जो उम्मीद है, पाकिस्तान की उम्मीद है, यंग जनरेशन जो हमारे आगे जो हमारा मुस्तकबिल है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। अब आप देखें कि वो चाहे वो गए हैं UK गए हैं, या चाहे वो जापान गए हैं, या चाहे वो अमेरिका में गए हैं। आप देखें कि हमारा जो उस वक़्त PPP US से हैं, इस वक्त तकरीबन 4.5 लाख जो है ना न्यू यंग जनरेशन जो जिनकी एज तकरीबन 18 से 21 साल तक है, उन्होंने हमारी जो मेंबरशिप ली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो आसवा भी जो उनकी भी एंट्री भी हुई है। तो ये देखें कि हमारा एक प्लस पॉइंट है कि एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो एक मोटिवेशनल यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो वो एक तो वो ज़्यादा जो जन कर रहे हैं, ज़्यादा उनको ज़्यादा अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि उनको एक सिर्फ एक सही प्लेटफॉर्म शो करवा रहे हैं कि नहीं यार, सियासत में एक को दूसरे को बर्दाश्त भी करना है। आप देखें कि हमारे जो कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद हुए थे, उनको जब किया तो उस वक़्त चाहे आप देखिए जब वो लाहौर में आए थे तो इतना सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन थे, स्टूडेंट यूनियन थे, वो उनका इस्तकबाल करने के लिए गए। लेकिन जब उनको शहीद किया गया, किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी नौजवान ने, हालांकि आपको पता था किस बंदे ने उसको कैसे फांसी किया और कैसे केस चला, लेकिन फिर भी किसी ने भी GHQ नहीं गया, कोई जनाह हाउस नहीं गया। उसके बाद ये देखें मोहतरमा को शहीद किया गया। उस वक़्त भी देखें कि पाकिस्तान में जैसे हालात थे, उस वक़्त भी हमारे जो मर्द हो रहे हैं असफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान खपे। तो उसके बाद देखें कि अब सारी उम्मीदें हैं पाकिस्तान की जितनी भी यंग जनरेशन है। अच्छा सदर साहब, बिल्कुल आपने ये बात तो ठीक कही है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बिलावल साहब बेहतर तरीके से अपने आप को मनवा सकते हैं अगर वो थोड़ा सा ज़रदारी साहब से हट कर अपने फ़ैसलों में आज़ाद हों। तो ये तासुर है कि बिलावल साहब जो भी फैसला करते हैं वो ज़रदारी साहब के ही हुक्म पर करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने इस वक्त जितनी भी फॉरेन पॉलिसी जितने भी स्टेप लिए हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से, बड़े इंडिविजुअल तरीके से लिए हैं। और ज़रदारी साहब एक आपको समझ होना चाहिए कि एक बंदे ने जो है ना पूरी गेम उल्टा के रख दी है। चाहे PDM में, हम PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये देख लें कि जब हम PDM से निकले थे
تو اس وقت جو ہم آصف علی زرداری صاحب نے جو پوائنٹ دیا تھا کہ ریزائن نہیں کرنا تو آپ دیکھ لیں کہ ریزائن نہ کر کے ہم کس طرح پی ڈی ایم کیا پاور میں آ گئی، اور جنہوں نے ریزائن کیا ہے ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو آپ کو یہی ہونا چاہیے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، یہ ایک اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، عوام پہ بھی بھاری ہو گئے ہیں نا۔ نہیں دیکھیں یہ بھی بھاری ہو گئے، نہیں یہ انٹرنیشنل جو آپ دیکھیں کہ جو کووڈ کے بعد ہے، یہ نہیں کہ پاکستان میں ہی، آپ امریکہ میں دیکھیں ریسیشن کتنی بیڈ ہے، یو کے میں دیکھ لیں، آپ مان سکتی کہ یو کے میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، تو ادھر بھی لوڈ شیڈنگ ابھی میں نے لاسٹ منتھ بریڈ فورڈ میں میرا دوست ہے وہ کہہ رہا تھا یہاں اتنا مسئلہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوئی ہے، ان کی اپنی ریسیشن بہت بیڈ ہے، ایون امریکہ میں بھی بہت زیادہ انفلیشن ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، ایون گیس کی پرائز، تو یہ انٹرنیشنل طور پر ہم کہتے ہیں گلوبلی سب کو ہی اس کا فیس کرنا پڑ رہا ہے، بٹ یہ دیکھیے صفدر ہمایوں صاحب کہ جو موسٹلی اوورسیز ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑے اسپوکس پرسن اور پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹرز بنتے ہیں، تو امریکن کمیونٹی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، ان کا یہاں کی پالیٹکس سے کتنا لنکڈ ہے، اور کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایک لیڈر ہے جس نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا کہ جناب بل جلا دو، بل نہیں پے کرنا، آپ اپنے پیسے جو ہے نا آپ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، اور یقین کہ ابھی مجھے جو ہے نا منسٹری آف اوورسیز نے مجھے فوکل پرسن کا نامینیٹ کیا ہے، اس میں ہمارا مین فوکس کیا ہے کہ ہم پاکستان کو سٹرونگ کریں، ہمیں زیادہ فارن ریمیٹنس جو ہے پاکستان میں بھیجیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فارن ریمیٹنس جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، تو ہم جتنا بھی ہم اپنے لوگوں کو ایک جو جیسے پاکستان کا خوشحال اکاؤنٹس ہیں، مختلف بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں جو ہے نا منسٹری آف اوورسیز نے جو بائی ایمبیسی کے ساتھ پاکستان ایمبیسی کے تھرو جو ہے انٹروڈیوس کروا رہی ہے۔ صاحب آپ تو منسٹری اوورسیز کے فوکل پرسن بھی ہیں، تو کیا اوورسیز منسٹری خدمات انجام دے رہی ہے وہاں کی کمیونٹی اور پاکستان کے درمیان؟ تو آپ ایک برج کا رول پلے کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے آپ سروسز دے کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے جو اوورسیز پیپل ہیں وہ ان کو کانفیڈنس چاہیے کہ پاکستان میں اگر وہ انویسٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ سیکیور ہونی چاہیے، تو سب سے زیادہ ہم نے اپنے اس سسٹم کو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کوئی بھی چاہے میں لے کر آتا ہوں یا کوئی بھی لے کر آتا، تو اس کو میک شور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس کو سیکیور کریں، پولیس سسٹم ہو یا ریونیو سسٹم، یہاں جو ہم لینڈ بھی لیتے ہیں تو وہ بھی کمپیوٹرائز سسٹم میں ہو، اور کوئی بھی مثلا وہ بائی کر کے چلے، بہت کوئی قبضہ نہ کرے، قبضے کے بہت زیادہ کیسز، اس کے بعد جو انویسٹمنٹ کریں جیسے ہم کرتے ہیں موسٹلی ہم افورڈیبل ہاؤسنگ، میرا بزنس افورڈیبل ہاؤسنگ کا ادھر کہ ہم جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹس کا یا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے ہم کانٹریکٹ لے کے لو انکم لوگوں کو وہ ہاؤس گھر بنا کے دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے جو ہے نا ہمارا ایک نیا پروگرام آ رہا ہے، وہ میں موسٹلی اگر انشاءاللہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم موسٹلی وہ لے کر آئیں گے کہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہم جو جن کی لو انکم ہے تو ان کو یہاں گھر بنا کے دیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایشورٹی گورنمنٹ سے چاہیے۔ یہی بات میں پوچھنے لگی تھی کہ پرومسنگ سٹیٹمنٹس دینا الگ بات ہے اور ان پرومسز کو پورا کرنا الگ بات ہے، تو ابھی کوئی پیپلز پارٹی گورنمنٹ اگر اقتدار میں آتی ہے، ویسے ابھی بھی وہ اقتدار میں ہی ہے، اسٹیک ہولڈر تو وہ ہیں، تو کیا پرومسز کیے گئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جانب سے یا پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی جانب سے اگر کہہ دیا جائے تو؟ دیکھیں جی، ہم پی ڈی ایم کا ایک حصہ تو نہیں، ہم کولیشن پارٹنر ہیں، لیکن جو ہمارا جو آگے جو فیوچر پلان ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اوورسیز کے لحاظ سے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ ایک تو ہم نے ان کو کوشش یہی کرنا ہے کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئیں، ان کو سیکیور کیا جائے، اور دوسری جو ان کی اوورسیز میں جو امبیسی پاکستان امبیسی میں کوئی پرابلم چل رہی، پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، کوئی لینڈ کا ریونیو کا، تو ہم نے ایک اس لیے منسٹری آف اوورسیز نے ایک فوکل پرسن کا ادھر آفس بنا دیا ہے ہر پاکستان امبیسی میں، تو آپ کو یا تو آن لائن بھی آپ کمپلین ایک جو بلاول زرداری صاحب سے ہم نے وہ کیا کہ ان کو ایک ایپ بنایا جائے فوکل پرسن کا، کوئی بھی یو ایس میں ہو، جیسے میں فوکل پرسن ہوں یو ایس کا،
तो मोस्टली वहाँ कोई किसी में, इवन वाशिंगटन डीसी में है, इलिनॉय में है, कोई बॉस्टन में है, तो उससे कोई कंप्लेन है तो वो सिर्फ ये नहीं कि वो स्पेशली वो विजिट का वाशिंगटन डीसी जाए, के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपका जो पीएम का पोर्टल है यहाँ, जी। तो सेम थिंग, तो उसी वक्त हम उसको, अगर वो रिलेटेड है उधर अमेरिका में तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे, अगर उसका है तो हम इधर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज। आप क्या समझते हैं ज़्यादा इश्यूज, ज़्यादा किन मसाइल का सामना है ओवरसीज़ कम्युनिटी को, जो आप समझते हैं कि ये बुनियादी इश्यूज हैं जो हल होने की ज़रूरत है जिनको? सिक्योरिटी, राइट, सिक्योरिटी जो है ना, जो कोई भी बैंकिंग सिक्योरिटी भी चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए, और कोई भी बिजनेस का चाहता है तो उसमें जो टर्म एंड कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो सिक्योर हों। मसलन ये उसके बाद ये नहीं ओवरराइट ना किया जाए, मसलन कि आपने जो टर्म एंड कंडीशन की हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो ये नहीं कि उसको ओवरराइट करके तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। हम तो ये देखते हैं कि जहाँ भी बाहर में पाकिस्तानी सिफारत खाने होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको बहुत से इश्यूज़ का सामना होता है, उनकी ये शिकायत होती हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे मसाइल हल नहीं होते। बट हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि गैर मुल्की शहरी है, उसका अगर एक मसला भी है तो फ़ौरन से पहले वहाँ की एम्बेसीज एक्टिव हो जाती हैं, उसका मसला हल होता है। तो ये शिकायत तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको किस तरीके से मेक श्योर किया जाएगा कि वहाँ की जो एम्बेसी है वो उनके इश्यूज़ को एड्रेस करे, उनका बर वक्त हल निकाले मसाइल का? इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज ने जो फोकल पर्सन है वो तो ना तो एम्प्लॉई हैं, कि ना तो वो जो एम्बेसी के एम्प्लॉई हैं कि वो अपने आप को सिक्योर करें, वो लोगों की बात, वो एक जस्ट कॉमन मैन है, एक कॉमन सिटीज़न है। तो वो जो कॉमन सिटीज़न है वो लोगों की, वो उन्हीं में से होता है। जैसे जो MP MNA जो भी आपके पब्लिक के जो है ना कॉमन पर्सन को ही वो बिठाते हैं ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सके। जैसे मैं जब अमेरिका में गया तो मुझे आई नो दैट कि जो स्टार्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो बंदे को पता होता है, तो मुझे इसीलिए मुझे पता है कि जो आम जो बंदा सिटीज़न है तो उसको किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। इसीलिए हमने ये जो हमने स्टेप लिया है कि फोकल पर्सन का, तो वो हमें गवर्नमेंट का बंदा ना हो, वो एक कॉमन आदमी हो, कॉमन सिटीजन हो, जिसपे खुद ये सारी प्रॉब्लम्स हो, जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझता हो। थैंक यू सो मच सफदर हुमायूं साहब, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो वैसे ही इंडिया में जब से होकर आए हैं, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना उनको वो होता है ना शोहरत की एज अ फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि उनके नाना भी बड़े सराहा जा रहा है, उनके इस चीज़ को सराहा जा रहा है, वो भी बड़े पायदार फॉरेन मिनिस्टर थे। और आगे लेट्स सी PM के लिए भी उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी PDM के साथ नहीं है, लेकिन इस हुकूमत की स्टेक होल्डर है। इस हुकूमत की स्टेक होल्डर के होते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना बाकी तमाम जमातों की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जिम्मेदारी है। इशू पर बात करेंगे। आपको पता है कि मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है इशू के ट्रेल 3 पर एक लड़की के साथ ज़्यादती की गई है, और उसके बाद बड़ा ये इशू हाईलाइट हुआ, और उसके बाद ये खबर सामने आई कि वो जो लड़की है वो ताउन नहीं कर रही है पुलिस तफ्तीश के साथ, और उसने रेप के एलिगेशन ज़रूर लगाए हैं, लेकिन जब उसका मुआयना किया गया, जो रिपोर्ट सामने आई है मेडिकल रिपोर्ट, उसके तहत उसके जिस्म पर ना तो कोई ऐसे खराश पाई गई, ना ही कोई ऐसे निशानात मौजूद थे जिससे मज़ीद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया ये कहकर कि मेरे कोई फैमिली के अंदर डेथ हो गई है, कोई फौतगी हो गई है जिसकी वजह से मैं आ नहीं सकती। तो इसके बाद पता चलता है कि वो जिस पर ये इल्ज़ामात लगाए गए थे वो एक सरकारी मुलाजिम था, और इन दोनों के आपस में कोई पुराने, बहुत अरसा पुराने कुछ दोस्ती थी। जिस लड़के नुमान पर इल्ज़ाम लगाया गया ज़्यादती का, उसका उसके दोस्त अनवर के साथ कोई झगड़ा हुआ था, और अनवर ने फिर उजरत पे इस खातून को जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था इसको पैसे देकर रखा कि तुमने इस शख्स की करैक्टर असैसिनेशन करनी है, इसकी किरदार कुशी करनी है। तो ये सारे मामले का ड्रॉप सीन हुआ है। हमने तो बड़ा जज्बाती होकर इस पे प्रोग्राम किया कि एक लड़की के साथ इस तरह हुआ है, और जाहिर बात है पाकिस्तानी माशरे में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अब बड़े जो हकाइक सामने आए हैं वो यही तफ्तीश में बात सामने आई है कि लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लड़की को हायर किया गया था इस शख्स की बदनामी के लिए। लेकिन आप ये देखें कि कितना अनफॉर्चुनेट है ना, आपका किसी से ज़ाती मसला है, आप खातून हैं, खातून होकर आप इस तरह किसी से पैसे लेकर किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो ये बड़ा तशवीशनाक अमर है जिसके ऊपर कि आप बड़े आराम से किसी भी शख्स की किरदार कुशी कर दें, और जब तफ्तीश हो तो फिर बाद में सामने आए कि आपने किसी शख्स के कहने पर
पैसे लेकर ये काम किया है। यही तो बात है कि अब वो पंजाब पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर है उनकी जानिब से फिर ये बताया गया है कि अनवर ने नुमान पर ज़्यादती का झूठा इल्ज़ाम जो है वो लगाया था, और जो अनवर है वो ख़ुद को एक जाली सहाफ़ी कहता था और एक जो निजी न्यूज़ चैनल है उसका वो ब्यूरो चीफ बताता था। तो उसके बाद साइमा ने शेखुपुरा के जो रिहायशी है सिदरा उससे रब्ता किया और फिर नुमान के साथ ये रेप का जो ड्रामा जो है वो रचाया और ब्लैकमेल जो करना था वो दूसरे अपने दोस्त को करना था, और उसके बाद ये सब कुछ सामने आया है। पुलिस ने खैर इस पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद ये जो रियल कल्प्रिट्स है, जो रियल स्टोरी है वो फिर सामने लेकर आई है। और इसी पर बात करने के लिए कारकुन हुकूक निस्बा हबीबा सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हबीबा आपके वक्त का। अच्छा हबीबा, ये बताइएगा कि आप तो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत सी बात करती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि खातून अपने खातून होने का फ़ायदा उठाती है किसी से, जैसे इस केस में सामने आया एक शख्स की किरदार कुशी हो जाती है, वो किस ज़हनी अज़ियत से गुजरता है, उसके बाद पता चलता है कि पैसे लेकर किसी की ईमा पर उसने ये काम किया। तो बेशुमार ऐसे वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं, इन पर भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इन बातों पर भी जो है ना हमें इसको बहुत बगौर देखने की ज़रूरत है। इसमें अगर हम देखें, जब मैं इस सिचुएशन को देखती हूँ ऐसे बहुत दफ़ा ऐसे होता है, हर दफ़ा तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत दफ़ा अक्सर ऐसे होता है और केस मैनिपुलेशन होती है। और इवन इस तरह के मामलात में जब जिस तरह से ये खातून पीछे हटती है, इसको मजीद अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो मजीद और इंकशाफात आएंगे। वहाँ आपको पावर डायनामिक्स नजर आएंगी, वहाँ पे पावर डायनामिक्स इस तरह से नजर आएंगी कि इनको एज एन बेटर इस्तेमाल किया जाता है बीच में जिस तरह से पे काम चलाने के लिए। जो एक्चुअल जो इसका मास्टरमाइंड है वो अगेन इट्स अ मैन, आपको नजर आएगा। वो दो मर्दों का आपस में एक दूसरे से बदला चुकाने का कोई जरिया, कोई तरीका इस्तेमाल किया गया है और इनको बतौर आला कार इस्तेमाल किया गया है, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो अदालती निज़ाम है या जो हमारे इवन ये जो थाना सिस्टम है, थाना कल्चर है, इस केस को मेरे ख्याल कोई हफ्ता के करीब हो गया है। जबकि आप रेप केसेस की जो जांच करते हो वो 24 घंटे के अंदर उसके मेडिको लीगल करते हैं या फिर मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर। अभी इसको तो बहुत ज्यादा दिन हो गए। एक तो ये बात भी देखते हैं कि वो डिलेज जो हमारे थाना कल्चर या उस सिस्टम में है, उसके बाद तो केस प्रूव होना मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर इसमें एक और चीज जो है वो ये देखने की जरूरत है कि लोगों को अपने केसेस अवाम की अदालत में क्यों लाना पड़ता है। वो इसलिए कि अब देखें ये जो इन्होंने सारा किया वो किसी को डिफेम करने के लिए किया कि उसका जैसे बहुत सारे केसेस होता है, खासकर मौलवियों के साथ होता है, खवातीन इस तरह की वीडियोस बना के कहती हैं हमने इनका पर्दा हटाने के लिए किया है, कि इनका असल चेहरा लोगों के सामने लाने के लिए किया है। सो जब आप जस्टिस जो है वो प्रॉपरली नहीं देंगे, आप उसको बियॉन्ड कास्ट, क्रीड या उसको इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जो है ना बालाए ताक रखते हुए नहीं करेंगे, तो फिर लोग तरीके कार निकालेंगे चीजों से, ऐसे मामला से डील करने का। हबीबा, डोंट यू थिंक कि ये जो लड़की है, जो भी ये गिरोह है या जिसने भी ये डिफेम करने के लिए सब कुछ किया है, अभी तो वो पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में मजीद ताउन कर नहीं रहे, बट उस पर उल्टा मुकदमा होना चाहिए है क्योंकि दे आर द रियल कल्प्रिट्स ना। फिर उनको कानून को फेस करना चाहिए है कि आपने किसी पर बहतान लगाया है, इल्ज़ाम तराशी की है। हमारे कुछ तो लॉज होंगे इस हवाले से, कुछ तो FIRs, कुछ तो दफात शामिल FIR में हो सकती है ना। बिल्कुल, मैं हमेशा ये अपने तमाम टॉक्स में कहती हूँ कि हमने इतनी कानून साजी की है कि वन ऑफ आवर मेंटर्स से कि ये तो अब कवानीन का कब्रिस्तान बन गया है, मगर इस्तेमाल किसी चीज का नहीं होता। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अमला जो है वो कभी भी आपके साथ ताउन नहीं करता। आप केस, मैंने FIA में रिसेंटली एक निजी TV चैनल है उसके रिपोर्टर के अगेंस्ट जो है मैंने एक FIA में केस फाइल मार्च में किया था, अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सो जिसको कानून का इतना पता है, जो कि मैं एक्सेस रखती हूँ, मेरे पास आई हैव द पावर, आई हैव द नॉलेज, तो जब मेरे केस डिले होंगे तो शेखुपुरा से किसी की बात पे इंटरनली मैं कहूँगी ट्रैफिक हो गया, अलर्ट होके आए हैं और किसी के इस्तेमाल में यहाँ पे अब जो है ना उन्होंने किसी के इस्तेमाल में ही आई है ना, तो चाहे पैसे जो भी किया है,
اچھا حبیبہ یہ بتائیے گا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسی جس طرح کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ مذمت کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, جس طرح انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی آواز اٹھاتی ہیں اور ہمیشہ اٹھانی چاہیے اور مجرمان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن ایسی خواتین جو اپنی خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا کر مظلومیت کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں, جس طرح اس خاتون کی دفعہ مذمت کی جاتی ہے, کھل کر اس پر بات کی جاتی ہے, تو ایسے واقعات میں ایسی خواتین تو مزید جو جینین ایشوز ہیں خواتین کے اس پر بھی پھر لوگ شک کرتے ہیں, جس طرح جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں ان کو بھی اسی طرح کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل, یہ کیونکہ دیکھیں میں کہتی ہوں جتنے کیسز ثابت ہوئے اس سے اتنی اسٹرینتھ شاید نہیں ملتی جتنے کی جس کیس کی وجہ سے, جو فیک کیسز کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوتا ہے خواتین کے اس کاز کو. یہ اس سے میں بالکل متفق ہوں, اور ہوتا ہے مس یوز ہو جاتی ہیں ایسی جو ہے نا بے تحاشا ایسی سٹوریز ہیں کہ جس میں مقصد کچھ اور ہوتا ہے مگر نام جو ہے وہ ریپ کا لگایا جاتا ہے. تشدد کے جو ہے نا آپ کو پتا ہے یا ہراسمنٹ جس کو کہتے ہیں, ہم جب ہراسمنٹ کا ورڈ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے صرف سیکشول ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, حالانکہ یہ 4 اقسام ہے, سیکشول ہے, سائیکولوجیکل ہے, ایموشنل ہے اور فزیکل. اب ہم جب ہراسمنٹ کا نام آپ لے لیں تو لگتا ہے جنسی تشدد کا ہی نام ہے, اور کیونکہ جنسی تشدد بہت ہی ہینیس ہمارے معاشرے میں بھی تصور کیا جاتا ہے, اور کسی کے ساتھ اس کا ٹھپا لگ جائے تو اس کے بعد پھر وہ دھونے سے بھی نہیں دھلتا. تو کسی کا آپ نے فلی کیریکٹر اسیسینیٹ کرنا ہے تو آپ یہ ٹیگ ان کے ساتھ لگا دیں. تو ہمارے ہاں دشمنیاں ہیں, تو جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ جو قانونی جو نظام ہے, عدالتی نظام ہے, وہاں پہ اگر پولیس کی کڑی نظر ہوتی اور پراپر لا انفورسمنٹ ہوتی, اور جو اس کے قوانین ہیں, ویسل بلوئنگ میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں, سیکسول ہراسمنٹ کے اندر اگر جھوٹ کوئی بولتا ہے تو اس کے خلاف بھی کی جا سکتی ہے, مگر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ایسے یلو جرنلسٹ سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے, ٹک ٹاکر سے لے کے اب تو ہر کوئی جرنلسٹ بنا ہوا ہے کچھ بھی سامنے لانے کے لیے. تو اگر پولیس نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کل کو کوئی بھی نہیں بچے گا. رائٹ, بہت شکریہ حبیبہ سلمان ہمارے ساتھ موجود تھی. اور یہ کیا ہے واقعی افسوسناک ہے, اور پھر اس کے بعد جو حقیقتاً اس قسم کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو پھر ان وکٹمز پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں, ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ایسے واقعات کے حوالے سے اچھا ایک چیز اس میں میڈیا کی بھی ہے, سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی بھی خبر اگر سامنے آتی ہے تو دوسری سائڈ کا موقف بھی لینا چاہیے, بغیر کسی تحقیقات کے, انویسٹیگیشن کے آپ ون سائیڈڈ نیوز نہیں دے سکتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے, بغیر کچھ جانچ پڑتال کیے کوئی بھی خبر شیئر کر دیتے ہیں, اس کے بعد جب نیوز سامنے آتی ہے تو پتہ لگتا ہے جو وکٹم تھا وہی اس تمام تر معاملے کا کردار تھا, وہی اس میں ملوث تھا, اور جس بیچارے کی کردار کشی ہوتی ہے, جس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ کس کرب سے گزرتا ہے, جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا تو پتہ تو چل گیا, لیکن اس چیز کی تلافی تو نہیں ہو سکتی. جس اذیت سے وہ اس وقت گزرا, جس فیس سے وہ اس نے سوسائٹی کو فیس کیا, تو یہ چیزیں ہمیں کم از کم بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے. اور اب اس کے علاوہ بھی جو ریئل کلپریٹس ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. جو ہنی ٹریپ ایک سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہو گیا ہے اور اس پر کیسز رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں, لیکن کوئی انویسٹیگیشن مزید کی نہیں جا رہی, یا جو ایسے لوگوں کو سزائیں مل نہیں رہی, اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ناظرین, ملک پاکستان میں جہاں پہ بے شمار مسائل ہیں, پاکستان جو ہمارا اس وقت مسائلستان بن چکا ہے, وہاں پہ ہر نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے روزگاری کا رونا روتا ہے, وہ حالات کا رونا روتا ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. مواقع نہیں ہیں, کاروبار کے حالات آپ کے سامنے ہیں, معیشت ہماری ویسے ہی ڈاؤن فال کا شکار ہے. لیکن یہیں پر ان حالات کے اندر جیسے جیسے دنیا نے گلوبل ولیج کا روپ اپنایا ہے, دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, تو اس نے بہت زیادہ مواقع بھی پیدا کیے ہیں, خاص طور پہ آئی ٹی کے میدان میں. ہمارے نوجوان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن یہاں پر بے شمار ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جن لوگوں نے, جن بچوں نے, جن نوجوانوں نے حالات کا رونا نہیں رویا, انہوں نے اپنے آپ کو جدید حالات کے مطابق انہینس کیا, اور اب وہ آئی ٹی سے ہی آن لائن گھر میں بیٹھ کر لاکھوں روپیہ, کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں. اور ایسی ایک زندہ مثال سے ہم آپ کو آج پروگرام میں ملوا بھی رہے ہیں. ینگ انٹرپرینور ہیں سید اون. ویلکم ٹو نیوز مارننگ. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے وہ تمام ویورز جو کہ ابھی گھر بیٹھے پیسہ کمانا چاہتے ہیں, what is the easiest way, کہ کتنے بآسانی ہفتے میں یا دن میں یا ماہانہ کما سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.
جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم جس ڈیجیٹل ایرا میں رہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اچھا ٹائم اور بہترین ٹائم ہے پیسہ کمانے کا، وہ یہ ٹائم. آج سے آپ 10 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کے پاس اتنے موقع اتنی چیزیں نہیں تھی کہ آپ کس طرح سے پیسہ کما سکتے. آپ کو یا تو انڈسٹری لگانی پڑتی ہے، یہ چیزیں کرنی پڑتی. بٹ رائٹ ناؤ آپ ایک لیپ ٹاپ سے ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ کے ساتھ وہ چیزوں کو انہینس کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین ٹائم ہے ہمارے پاس. اور پاکستان جو ہے وہ ابھی اپرچونٹی کا ایک بہت بڑا ٹائم ہے جو یہاں پر ہم لینا چاہ رہے ہیں. جس طرح سے ہمارے پاس فارن فنڈنگز آ رہی ہیں، دوسری چیزیں آ رہی ہیں، تو ہمیں یہاں پر اپنے برانڈ سیٹ اپس اور دوسری چیزوں پر کام کرنا چاہیے. رائٹ، تو یہی تو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اون سے یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اون جو لوگ، جو نوجوان بے روزگار ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ کیا کریں؟ آئی ٹی میں کس طریقے سے، کن کن ڈپارٹمنٹس کے اندر کچھ ایسی اپرچونٹیز ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ڈپارٹمنٹس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسکل سیٹ کیا، آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں آ رہا ہے. سپوز کریں کہ اگر کوئی بندہ کنٹینٹ رائٹنگ میں اچھا ہے تو وہ کنٹینٹ رائٹنگ کے تھرو آپ کے ملٹیپل آپ جابس کر سکتے ہیں. آپ ای کامرس میں کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں، آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں. لائک میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہوں تو یہاں پر بہت زیادہ اسکوپ ہے. لائک پاکستان کے اندر آپ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہ صرف پاکستان میں اپنی سروسز دے سکتے ہیں، آپ انٹرنیشنل بھی اپنی سروسز دے سکتے ہیں. رائٹ، تو اگر تو آپ کے پاس رائٹ اسکل سیٹ ہے. جی بتائیے. جی اگر تو آپ کے پاس رائٹ اسکل سیٹ ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنی سروسز یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں، انٹرنیشنل بھی دے سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں جس میں فائبر ہو گیا، اپ ورک ہو گیا، Guru.com ہو گیا، جہاں پر آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. ایز ویل آپ ایجنسیز بھی پاکستان میں سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اور کتنا ہم ارن کر سکتے ہیں؟ لائک یہ تو آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ کا بتا دیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بتا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یوتھ ابھی اتنا زیادہ آئی ٹی سے فیملیئر نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے کوئی ایسے آن لائن شارٹ کورسز ہیں جن کی کلاسز وہ لے کر اس کے بعد وہ انٹر ہو سکتے ہیں اپنے ارننگ سورس کی طرف. یس ڈیفینیٹلی. لائک اگر ہم صرف انہی فیلڈ کی بات کریں کہ یہ بالکل جنیرک فیلڈ ہے، یہاں پر اگر آپ کے پاس اونلی 3 to 6 منتھ ہے تو آپ اس کے اوپر پلے کر سکتے ہیں اور اچھا ٹائم کر سکتے ہیں. لائک آپ کو ڈیڈیکیٹڈ صرف 6 مہینے چاہیے اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے. بہت سارے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ ہیں، بہت سارے آپ کو یوٹیوب کے اوپر اور دوسرے ٹیوٹوریلز مل جاتے ہیں جہاں پر آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف اور صرف آپ فیس بک یا گوگل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیوز لگا کر اس کو مانیٹائز کر کے یوز کر سکتے ہیں. لائک میں اپنے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کسی ایک ولیج ایریا میں بیٹھ کر 10 سے 12,000 ڈالرز پر منتھ کما رہے ہیں صرف اور صرف فیس بک مانیٹائزیشن کے. اوکے، اور اس سب کے لیے مطلب جسٹ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اچھا اون یہ بتائیے گا آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملی؟ کب سے آپ اس فیلڈ میں ہیں اور کہاں سے آپ نے اس کا آغاز کیا؟ بیسکلی موٹیویشن یہ تھی کہ جب سے اسکول اور یونیورسٹیز میں تھا تو یہ تھا کہ یار کرنا ہے تو خود کرنا ہے. جیسے ہم نے کنٹری کے حالات دیکھے کہ یار اگر ہم کسی کی طرف دیکھیں گے تو گورنمنٹ ہمیں جاب دیتے یا وہ بندہ ہمیں کچھ کر دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو دین ہم نے کہا یار چیزیں کرنی ہے. تو اس کے اوپر جو میرے فیملی میں مجھے بہت سپورٹ کی، لائک میرے ماموں مختوم طارق صاحب، انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا اور وہ ہمیں ہر ٹائم موٹیویٹ کرتے تھے کہ یار چیزوں کو نکلو اور اس لوپ سے نکل کے باہر کی طرف جاؤ. لائک جب میں نے اسٹارٹ کیا میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا، میں نے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا. اسٹارٹ میں اپنی سروسز دی لوگوں کو، اس کے بعد اپنے برانڈز لانچ کیے پاکستان میں، یو اے میں. تو اسی طرح سے ہر بندے کی ایک جرنی ہے. اسٹارٹ میں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اسٹارٹ وتھ سروسز. سروسز بیچنا دنیا میں آسان ہے اگر آپ کے پاس ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ ہے اور آپ ایک سرٹین چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اسکل آپ کو پتہ ہے اسکل ایجوکیشن پر کام ہونا بھی چاہیے اور اسکل کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آن. ہمارے ساتھ موجود تھے سچ اے ینگ ایٹ دیٹ ایج اور وہ زیادہ ایک چیز کی کمال دکھا رہے ہیں. نہیں بہت خوبصورت اس نے بات کی ہے کہ سکلز کی بات کی ہے. ہمارے ہاں زیادہ فوکس ایکیڈیمیا پہ کیا جاتا ہے، سکلز پر اس طریقے سے فوکس نہیں کیا جاتا. سکل پہ فوکس کیا جائے اور یونیورسٹیز کو اس پر باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایکیڈیمیا کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جب تک آپ سکلڈ نہیں ہوں گے، آپ کو پریکٹیکل کوئی چیز کر کے نہیں دکھائی جائے گی، آئی تھنک انٹل اور انلیس آپ اس طریقے سے فائدہ مند نہیں ہو سکتے. آگے بڑھتے ہوئے اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. آپ کو
پتہ ہے اسلام آباد کی سڑکیں اس وقت موت کا بازار بنی ہوئی ہیں. آئے روز اتنے حادثات ہوتے ہیں, اتنے واقعات ہوتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی ٹریفک حادثے میں ہی گئے ہیں. 2022 کے اندر تقریباً 17,000 چالان کیے گئے ہیں اوور سپیڈنگ کی وجہ سے. اچھا مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ کیپٹل سٹی ہے وہ پاکستان کا, اور سڑکیں بڑی صاف ستھری اور بڑی اسموتھ ہیں اور بڑی کھلی وجہ سے تو وہاں پر جو ہے نا اوور سپیڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد حادثات ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب بھی وہ بھی اس اسلام آباد میں روڈ ایکسیڈنٹ کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب 19 تاریخ بالکل نوجوان بیٹا طارق فضل چودھری صاحب کا, اور وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو یہ فیڈرل کے اگر یہ حالات ہیں, اگر وفاقی دارالحکومت میں اس طریقے سے حادثات کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں, ان میں اضافہ ہو رہا ہے, تو عام جگہوں کا تو پھر اللہ ہی مالک ہے. اور یہ وہ والا ایریاز ہیں جہاں پہ منسٹرز ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ ہے. اچھا وہاں پر ایک ریسنگ کا بہت زیادہ سسٹم ہے, کیونکہ یہی اصل مسئلہ ہی ہے. رات کے ٹائم سڑکیں کھلی ہیں اور اتنا زیادہ رش ہوتا نہیں ہے, تو ویکنڈ پہ جو ہے نا ایسے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہر 5 منٹ کے بعد کہیں نہ کہیں پورے ملک میں ایک ٹریفک حادثہ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے. یہ ہماری ریشو جاری ہے ٹریفک انسیڈنٹس کی. اور ویسے تو ہم یہ اشارہ توڑنا اور اس قسم کی حرکتیں کرنا یہ تو ہم فخر سمجھتے ہیں نا, کہ سپیڈ لیمٹ کو کراس کر دینا اور اشارہ کی خلاف ورزی جو کی جاتی ہے ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز کی, تو اس کو تو ہم ایک نیا ٹرینڈ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, اس میں جو 17% حادثات کی بنیادی وجہ ہے وہ اوور سپیڈنگ کو ڈرائیور کی بے احتیاطی اور لاپرواہی کو قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ حادثات کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ زیادہ تو کہیں ریسنگ ہو رہی ہوتی ہے یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, جس کے باعث ایسے حادثات ہوتے ہیں. عالمی ادارہ صحت بتاتا ہے کم از کم جو ہے نا ہمارے جو محکمے ہیں, خاص طور پہ ٹریفک پولیس کے حوالے سے سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں پورے اسلام آباد میں, ان کو حرکت میں آنا ہوگا. ٹکٹ جب گھر آئے گی تو پھر ایسا ہوگا نہیں. لیکن عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً سالانہ 35,000 لوگ ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں, اور 50,000 سے زائد ایسے ہیں جو کہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, کسی کے بازو ٹوٹ جاتا ہے, کسی کی کوئی خدا نخواستہ آنکھ ضائع ہو جاتی ہے, ہیڈ انجری ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک اور بہت خطرناک رجحان جو آج کل دیکھنے میں ملتا ہے, میں پیرنٹس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اپنی مدرس کو بٹھا کر بائک چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا پیرنٹ بڑے پراؤڈلی بڑے فخر میں کہہ رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے چھوٹا سا بچہ ہے ماشاءاللہ ہمیں مجھے لے کے چلا جاتا ہے بازار میں. تو خدارا آپ اس رسک میں یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ بچوں کے پاؤں ابھی زمین پہ لگ نہیں رہے ہوتے اور آپ پیرنٹس ہی اس کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں. تو حادثات کی بنیادی وجہ بھی پھر یہی چیزیں بنتی ہیں. احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خبر دیتے ہیں ویسے تو یہ خبر افسوسناک ہی ہے کہ ایک شخص جو کہ پنڈی بھٹیاں کا رہائشی ہے ضیاء اللہ, اور فون پر اس کی کسی سے دوستی ہو جاتی ہے کسی خاتون کے ساتھ, اور دوستی کے بعد وہ بلکہ بزرگ شخص ہے بالکل. اور نہیں میں نے ینگسٹر نہیں, میں نے شخص ہی بولا ہے, بزرگ شہری نا, بزرگ شخص ہے. اچھا پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو فون پر ایک لڑکی کی آواز سنائی جاتی ہے, دوستی ہو جاتی ہے, آواز سے اتنا متاثر ہوتا ہے وہ, پھر فون کا رابطہ دوستی میں بدل جاتا ہے. اور پھر جب شادی تک بات آتی ہے اور وہ شادی کرنے کے لیے بزرگ شہری وہاں پر جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کی ایک خاتون تھی جس نے ٹریپ کیا تھا ان کو, اور وہاں پر جا کے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور تاوان کا مطالبہ کر لیا جاتا ہے. جی, اور تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اس ساری صورتحال میں جو اس بزرگ شہری کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے صدمے سے کہ میرے بابا کڈنیپ ہو گئے ہیں اور وہ پیسے طلب کر رہے ہیں, تو وہ صدمے سے چل بسی ہے. اکثر جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے ایک ٹائم تھا کہ جب ڈاکو جو ہیں گن پوائنٹ پر آپ کو لوٹا کرتے تھے, چوریاں ڈکیتیاں ہوتی تھیں. جب سے یہ ورلڈ ڈیجیٹل پیراڈائم میں تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد یہ ڈکیتیاں, یہ چوریاں لوٹنے کے طریقے جو ہے نا وہ بھی جدید ہو گئے ہیں. اب کوئی فون کرتا ہے, فون کر کے بلا لیتا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک سبا لوڈ والی تھی, پہلے لوگوں کو لوڈ کروایا جاتا تھا اور اس طریقے سے. تو یہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آپ سے فون کر کے آپ پہ گپیاں لگا, 1.5 کروڑ تاوان مانگا گیا تھا. اگر کوئی خاص طور پہ نسوانی آواز آپ کو فون کرتی ہے اور آپ سے فرینک ہونے کی کوشش کرتی ہے تو کبھی ان کے جھانسے میں نہ آئیں. تو یہی ہوگا جو واقعہ ہمارے سامنے آیا. اس پہ ویسے تو ہم لائٹر نوٹ پہ کر رہے ہیں, بٹ یہ المیہ ہے, دکھ کی بات ہے کہ کسی کو اس طرح بلایا اور اس کے بعد کہاں جا رہا ہے, اس کی بیٹی چل بسی ہے. ایگزیکٹلی. تو خیر آگے بڑھتے ہوئے لیکن ایف آئی اے کو نوٹس لینا چاہیے نا اس پر. ایسے واقعات آئے روز ہوتے ہیں. جب انہیں ریلیز کرایا گیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے انویسٹیگیشن تو ہوگی, اور ایسا کوئی پہلے کیس نہیں ہے, بہت سے ایسے کیسز ہیں, پورے گروہ
गिरोह हैं, मुनज़्ज़म गिरोह हैं जो कि लड़की की आवाज़ सुनाकर ऐसे जो सादा लोग शहरी होते हैं जिनको इतना टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसके बाद उन्हें बुला के फिर उन्हें या तो उनसे पैसे जितने होते हैं वो ऐंठ लिए जाते हैं या फिर उन्हें अगवा करके उसके घर वालों से तावान मांगा जाता है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अब आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं, और जिसकी तैयारियां मुकम्मल तो एक तरह से कर ही ली गई हैं, लेकिन जिम्मेदारी दी गई है जी मरियम नवाज को कि उन्होंने इस्तकबालियां रैलियां निकालनी है, पूरे इंतजामात करने हैं नवाज शरीफ की वापसी की जिम्मेदारी की उनको सौंप तो गई है, लेकिन जिम्मेदारी तो दे दी गई है, लेकिन सवाल ये कि आना कब है उन्होंने, ये अभी तक इतना बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। आप ये देखेंगे गुज़िश्ता 2-3 साल से कोई ना कोई लीगी रहनुमा ये कहता है मियाँ साहब आ रहे हैं, बस उनकी तैयारी की वापसी है। फिर जब सऊदी अरब से वो दुबई आए थे तो फिर तब ये कहा गया था कि वो दुबई से डायरेक्ट पाकिस्तान लैंड करेंगे, वो भी नहीं हुआ। अब तैयारियों के हवाले से लोगों को टारगेट तो दिए जा रहे हैं, जो लीगी रहनुमा हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने अपने एरिया से कितने लोगों को इस्तकबाल के लिए लेकर आएंगे, लेकिन आना कब है ये स्टिल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। इससे पहले आप ये देखिए कि जब तक उनके केसेस हैं ना, जब तक उनकी जो लीगल टीम है वो उनको क्लीन चिट नहीं देगी तब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं और अगर वो वापस आते हैं तो पहले उन्हें अरेस्ट किया जाएगा या उनके आने से पहले लीगल टीम जो है उनकी बेल तैयार करे और उसके बाद बेल अगर मिल जाती है उसके बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन इस्तकबाल करने तो एयरपोर्ट पर आएंगे उसके बाद बेशक उनको पुलिस उठाकर ले जाए, वहां पे उनको ज़ाहिरी बात है केसेस का सामना करना पड़ेगा। बट इस चीज़ से अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मियाँ साहब की आमद जो है ना बहुत करीब है, क्योंकि तैयारियों की इस्तकबाल के हवाले से बातें की जा रही हैं। मरियम नवाज साहिबा खासी एक्टिव हैं और बाकायदा लोगों को टारगेट दिए जा रहे हैं कि इतने लोग आपने अपने एरिया से लेकर आने हैं। तो अब लेट्स सी वापसी कब होती है। मरासला भी जारी कर दिया गया है पार्टी अहदेदारों को कि अब आपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार रहना है। एक तो फेडरल में उनकी गवर्नमेंट है, जो उनके छोटे भाई हैं नवाज शरीफ के, उनकी गवर्नमेंट है। अब उनकी गवर्नमेंट में होते हुए भी अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते हैं और इलेक्शन से पहले अगर वापस नहीं आते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो आ रहे हैं तो इसी चीज के लिए आ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले मियां साहब ने ही अवाम को फेस करना है, इसमें तो कोई शक नहीं। वोट बैंक ही नवाज शरीफ का है। अच्छा, इससे पहले थी कि यौम आज़ादी पे मियां साहब जो है ना वो वापस आएंगे, लेकिन अब 15 सितंबर की डेट दी जा रही है कि 15 सितंबर को मियां साहब की वापसी मुतवक्की है। लीगी वर्कर्स जो है ना वो काफ़ी इस लिहाज से खुश होंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में नून लीग में हमें बेशुमार इख्तिलाफात भी सामने नजर आते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, बेशुमार जो मेन जो पहली टीयर थी लीडरशिप की वो हमें इख्तिलाफात का शिकार आती दिखाई दी। लेकिन अब इसके बाद इन्हीं तमाम तर मेरा ख्याल है सूरत हाल की नज़ाकत का जांचते हुए, नज़ाकत का ख्याल करते हुए मियां साहब जो है वापस आ रहे हैं। सितंबर तो 15 सितंबर की डेट है, बट 17 सितंबर को हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर्ड हो भी रहे हैं, और ये भी शनी थी कि उमर अता बंदयाल के होते हुए नहीं, मियां साहब की वापसी और उनकी रिटायरमेंट इत्तफाकिया है या सोची समझी है, ये तो नून लीग ही बता सकती है कि ये मुमासलत इत्तफाकिया इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती। बट फिर भी अगर रिटायरमेंट के बाद ही आएंगे, उनके रिटायरमेंट के होते हुए, क्योंकि जितनी भी लीगल इश्यूज हैं वो उनकी टीम कह चुकी है। लेकिन फिर भी अगर मियां साहब के सारी सूरत हाल के बाद आ रहे हैं तो जाहिर बात है उनकी लीगल टीम है, किसी ना किसी ने तो मशवरा दिया होगा, क्लीन चिट मिली होगी तो फिर। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अब कल। अल्लाह हाफ़िज़। मियां साहब पता नहीं कब आते हैं, लेकिन हमारे जाने का वक्त हुआ जाता है। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।